स्वागत एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। 543 सीटों का ओपिनियन पोल इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ये सर्वे, जिसमें से अभी तक इंडिया टीवी आपको 415 सीटों का सर्वे दिखा चुका है। और इसमें देखें आप, अपने दम पर सरकार बनाने लायक जितने नंबर चाहिए 272, उसके बहुत करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। 265 सीटें इन 415 सीटों में से बीजेपी जीत सकती है। इंडिया गठबंधन कोई कमाल करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी 83 सीटों पर आज के हालात में अगर चुनाव हो तो इंडिया गठबंधन को, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा घटक दल होगा, उसको सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 67 सीटें जा सकती हैं। हम तमाम राज्यों की बात कर चुके हैं, उत्तर भारत के तमाम राज्यों की बात। इसके अलावा यूपी अभी बाकी है आपके सामने आना। बिहार हम लोग आपको दिखा चुके हैं, 35 सीटें मिल सकती हैं एनडीए को इस बार बिहार से। लेकिन अब एक बड़े प्रदेश की बात करना चाहते हैं और वो है देश का दूसरा सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देने वाला प्रदेश महाराष्ट्र, जहां है लोकसभा की 48 सीटें। तो आइए रखते हैं उसका ओपिनियन पोल आपके सामने। 48 सीटों में एनडीए कितनी सीटें जीत पाएगी, आइए आपको बता देते हैं। एक एक करके सीटें खुलना आपके सामने शुरू हो जाएंगी और ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, जो अभी 0-0 आप देख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये देखिए, आपको भगवा रंग ज्यादातर नजर आ रहा होगा, हालांकि ग्रीन की जो मौजूदगी है, यानी इंडिया गठबंधन की जो मौजूदगी है, वो भी आपको नजर आ रही होगी। और ये 48 सीटों के ओपिनियन पोल पर 35 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, जबकि 13 सीटें इंडिया जीत पाएगा, ऐसा हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। और अगर आप सीट की बात करेंगे, नासिक सीट, जहां पर आपको हरा रंग नजर आ रहा होगा, इस सीट की बात करेंगे तो ये नॉर्थ महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीट है। नासिक वो जगह है जहां पंचवटी है, जहां के काला राम मंदिर में से मोदी ने अपनी राम यात्रा शुरू की थी और 19 में ये सीट यूनाइटेड शिवसेना ने जीती थी। अब भी ये सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा रंग नजर नहीं आ रहा है। किसने सोचा था उद्धव ठाकरे की पार्टी को अब हरे रंग में दिखाएंगी प्राची, लेकिन इस बार हो रहा है वो। 41 सीटें थी एनडीए के पास जब उद्धव ठाकरे और बीजेपी मिलकर लड़े थे 2019 का चुनाव, लेकिन अब राहें जुदा हो चुकी हैं, अलग हो चुके हैं दोनों। इस बार दो नए साथी मिले हुए हैं दोनों ही दलों को। और कुल मिलाकर ऐसे अगर आप देंगे तो 6 दल ये चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों तरफ 3-3 बड़े घटक दल है और भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए है वो 35 सीटें निकाल सकता है इस बार। नुकसान हो रहा है एनडीए को, अगर आप 19 की तुलना करेंगे तो 41 से घटकर के आंकड़ा 35 पर आ रहा है। 6 सीटों का नुकसान एनडीए को हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। इंडिविजुअल सीटों की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी की सीटें वही हैं या भावेश आपको और बता सकते हैं, बढ़ी रही होंगी? बीजेपी की 2 सीट बढ़ रही है। इनफैक्ट बीजेपी 25 सीटों पे चुनाव लड़ती थी। हम सीट कैलकुलेशन हम लोग उसको 26 सीटें मान के चले, क्योंकि अमरावती की एक सीट है जहाँ पे नवनीत राणा सांसद है, इंडिपेंडेंट जीते थे। संभव है को बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े, तो वो 26 सीटें में बीजेपी 25 सीटें जीतती हुई दिख रही है। जो मुझे दिखाई देता है उसमें देखिए, रायगढ़, अमरावती, शिरूर, जालना, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है और या एनडीए को नुकसान हो सकता है, जो भी इन सीटों को लेकर। देखिए, अमरावती का बता ही रहे थे भावेश, लेकिन रायगढ़ की जो सीट है यहाँ पर अनंत गीते जो उद्धव ठाकरे गुट के साथ है, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पर जो है चीज़ें बदल सकती। जालना में मनोज जारंगे को लड़ाने की बात है, जो कि पूरे मराठा आंदोलन के दौरान आपको दिखाई दिए और जो है वो वंचित बहुजन अगाड़ी जो पार्टी है वो उनको सीट देना चाहती है। अगर इस तरह की कोई बातें होती है तो ये सारी सीटें हैं जो आज मैं इसमें जोड़ देता हूँ। आज अमित शाह जी महाराष्ट्र में ही है और अमरावती अकोला में बैठक ले रहे हैं। अमरावती सीट को लेकर भी बड़ा एक पेच फंसा हुआ है। अमरावती से नवनीत राणा को भारतीय जनता पार्टी समर्थन देना चाहती है, लेकिन वहां पर एकनाथ शिंदे गुट के आनंद अड़सूल जो नेता रहे वहां से वो लड़ना चाहते हैं। उन्होंने बोला है कि सीट में किसी हालत में छोड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी नवनीत राणा को समर्थन देती है तो मैं उद्धव ठाकरे कैंप में जा सकता हूँ और वहां से चुनाव लड़ सकता हूँ। तो ये सीट एक बहुत मामला फंसा हुआ है। इसके अलावा अकोला सीट जो है, यहाँ से संजय धोत्रे 5 बार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, काफी सीरियस है वो, लगातार वेंटिलेटर पे पिछले 6 महीने से। तो इस सीट के ऊपर अभी वंचित बहुजन अघाड़ी को गठबंधन में सीट जा सकती है, प्रकाश अंबेडकर को। तो अगर प्रकाश अंबेडकर को ये शरद पवार सीट दे देते हैं या उद्धव ठाकरे देते हैं तो एक अकोला सीट जो ऐसी है जहाँ से प्रकाश अंबेडकर एक बड़ी फाइट भारतीय जनता पार्टी के लिए दे सकते हैं। ये 2 सीट ऐसी है जो फिलहाल मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ हो रही है। देखिए, बारामती एनसीपी अजीत गुट के पास, बारामती जो कि पवार का गढ़ है। विजय जी, यहाँ पर अजीत पवार, बारामती एनसीपी, यहाँ भगवा दिखाई शरद पवार का गढ़ है और सुप्रिया सुले भी वहां पर एमपी नहीं भाभी है। का हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या कि पिछले 25 साल में देखें तो शरद पवार की जो खड़ाऊ है या सत्ता है वो अजीत पवार ही चला रहे थे।
तो धीरे धीरे वो जो सत्ता होती है वो अपने आप उसके उनके जो जिन लोगों को फायदा हुआ है वो उनके लोग हो जाते हैं। ये एक बड़ा फायदा है जो उसको एनसीपी अजीत गुट की तरफ ले जा रहा है कि वहाँ पर शरद पवार के मुकाबले, और सुप्रिया सुले जो है ना लीडर के तौर पे बहुत मजबूत लीडर नहीं दिखाई दे रहा। वो शरद पवार की वजह से ही लोग यदि चाहें कि भाई अब उनकी वजह से उनको जिताना चाहिए तो शरद पवार को जिता सकते हैं। बाकी अजीत पवार गुट या अजीत पवार और वर्सेस शरद पवार ही आगे बढ़ा सकते हैं। बारामती में आज ही शरद पवार ने एक अलग गेम चलाया। शरद पवार ने कहा है कि जो वहां पर धनगर समाज के एक बड़े नेता महादेव जानकर, उनको बोला है कि मैं आड़ा सीट में आपको दे देता हूं गठबंधन में, आप बारामती सीट पे मुझे समर्थन दे दीजिए। बारामती सीट पे एक बड़ा धनगर समुदाय है और जब शरद पवार सुप्रिया सुले लड़ी थी 2014 में वहां से, तो सुप्रिया सुले को 5.5 लाख वोट मिले थे और जो महादेव जानकर लड़े थे अध्यक्ष, उनको 4.5 लाख वोट मिले थे उस सीट पे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां समर्थन दिया था। तो धनगर समाज का एक बड़ा वोट बैंक है बारामती के अंदर और माड़ा के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि शरद पवार ने इस सीट को बचाने के लिए अपनी बेटी के लिए, माड़ा सीट जो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है वहां से सांसद शरद पवार भी माड़ा से सांसद रह चुके हैं, वो सीट उनको ऑफर की है। लेकिन अगर शरद पवार बारामती की अपने घर की सीट जो है हारते हैं, सुप्रिया सुले हारती है, तो ये क्या बता रहा है आपको उनकी राजनीति के बारे में? बिल्कुल निश्चित रूप से अगर सुप्रिया सुले हार जाती है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि एनसीपी पूरी अजीत पवार के पास गए और शरद पवार अपना घर भी नहीं बचा पा रहे हैं। मुझे लग रहा है शरद पवार को ये बात की बहुत चिंता है कि अगर मेरी बेटी हारती है तो सीधे मेरी हार होगी, और इसीलिए वह सारे हथकंडे जिसे राजनीतिक पैतरे होते हैं वो चल रहे हैं कि धनगर समाज के लोग मेरे साथ जुड़ जाए। पर उन्होंने अभी लंच करवाया था सारे अजीत पवार और सबने ठुकरा दिया, लेकिन गए नहीं थे। लेकिन एक जालना सीट पर एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं सर्वे में। अभी तक अब जितनी सीटें अभी हमने दिखाई हैं इसमें भी यूपी नहीं खुला है। 463 सीटों में ही ऑलरेडी बीजेपी 300 के पार जाती हुई दिखाई दे रही है। मैजिक फिगर को तो पार कर ही लिया है, लेकिन ये तो कोई अभी इतना आश्चर्य खबर वाली बात नहीं है। आपको खबर लग रही है ये? सर खबर लगातार तीसरी बार में 300 क्रॉस करना बड़ी बात है, लगातार 3 चुनाव के में। हाँ, लेकिन जब 370 पार करेंगे तब हम उस पर खबर पर बात करेंगे। मेरे ख्याल से शिरूर पे मैं आपको बता देता हूं। लेकिन मैं जालना का जिक्र कर रहा था। जालना का जो जिक्र उन्होंने राहुल साहब ने किया मनोज जरांगे को लेकर, मनोज जरांगे एक बड़े लीडर रहे और अभी खासतौर से अनशन जो मराठा रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन अब वो जो अनशन के बाद जितना सरकार के साथ बातचीत हुई उसमें वो फिजल आउट हो रहे हैं। तो जालना सीट इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के पास जाती दिख रही है मुझे। भावेश बता सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा कड़ा कमेंट कर दिया। महाराष्ट्र में देखें तो बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है और मराठा वोटर्स को लेके नहीं रही है, ओबीसी पॉलिटिक्स करते। तो मनोज जरांगे बीजेपी का उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है वो बीजेपी उसको काउंटर करने के एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लेके आए हैं। मुझे नहीं पता वो कितना भी वो सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन बीजेपी की जो अपनी जो सीट है 25 सीटें 26 सीटें पे या और ज्यादा सीटों पे, जैसे अभी चर्चा चल रही है 30 सीटों पे खुद लड़ेगी, तो बीजेपी की जो अपनी कैलकुलेशन है वो ओबीसी वोट को अपने पास रखना चाहते हैं, जो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। बात करनी चाहिए। आप मान के चल रहे हैं ये सर्वे करते वक्त कि 26 सीटें बीजेपी लड़ेगी, अमरावती को। देखिए हिस्टोरिकल जो डेटा है सीटों को लेके उसको हमने कंसीडर करते हुए माना। हमें पता है हो सकता है बीजेपी। मैंने सवाल आपसे इसलिए किया, अगर बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ती है, कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी 35 सीटों तक भी लड़ सकती है महाराष्ट्र में, तो एनडीए की ये टैली बेहतर होगी? एनडीए की नहीं, बीजेपी की टैली जरूर बेहतर होगी। मैं हमेशा से मानता हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को अलायंस की जरूरत नहीं है, बीजेपी अकेले अच्छा परफॉर्म। राहुल जी, इसका मतलब ये समझें कि जिस तरह से एनसीपी की जो फूट है उसको पॉजिटिवली अजीत पवार कैरी फॉरवर्ड करने में कामयाब हुए, लेकिन जब शिवसेना की टूट की बात आती है, इमोशंस और कार्डर, नंबर भले ही एकनाथ शिंदे के साथ गए लेकिन इमोशंस और कार्डर जो है वो वहां जा रहा है शिवसेना के साथ, और वही डेंट पहुंचा रहा है एनडीए की टोटल टैली में। देखिए मुंबई का जो पूरा इलाका है वहाँ पे ये माना जाता है कि उद्धव ठाकरे जो गुट है उसको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, उसको काफ़ी वोट मिल सकते हैं, वो वहाँ पे स्ट्रांगली चुनाव लड़ेगा। लेकिन देखिए जो अभी बात हम कर रहे थे मराठा और ओबीसी वोट की, मराठा भी पूरा आप उसको नहीं दे सकते। कुणबी मराठा जो है वो आपको नाराज़गी दिखाई देगी उसमें, क्योंकि आपने मराठाओं को कुणबी जो है सर्टिफिकेट इशू कर दिए हैं। इसी तरह से ओबीसी किस तरह से वोट करेगा, ये जो आपने कुणबी सर्टिफिकेट इशू किए हैं उसको लेकर ओबीसी किस तरह से वोट करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कि जबकि उनके कोटे से कोई कोटा देने की बात नहीं है, लेकिन क्या वो एक और जो है मराठाओं को कोटा देने के प्रति खुश होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और किस तरफ वो वोट जाता है ये भी देखने वाली। अच्छा भावेश, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो नकली असली की लड़ाई हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, क्या ग्राउंड पर इस चीज की चर्चा है? क्या नैरेटिव जा रहा है, कौन असली कौन नकली? क्या जनता इसमें भेदभाव कर पा रही है?
देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि अभी भी जो शिवसेना का कोर वोटर है उद्धव ठाकरे के पास है। शिंदे के पास वोट नहीं है। उनके पास नेता जरूर आ गए हैं जिनके पास अपने अपने कार्यकर्ता वो ग्राउंड पे कुछ प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन जितने भी शिंदे 6 सीटें जो इसमें आपको दिख रही है, शिंदे गुट के जो भी 6 सीटें दिख रहे हैं वो बीजेपी के वजह से जीतते हुए जाते दिख रहे हैं आपको। उनका अपना कोई इंडिविजुअल नहीं है। यदि उनको अपना इंडिविजुअल चुनाव लड़ने दीजिए तो शायद एक भी सीट ना जीत पाए वो। तो बीजेपी का अपना वो सीट है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बीजेपी यदि अपना ज्यादा कैंडिडेट देगी तो बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे ये शिरूर की सीट है, ये बड़ा एग्जांपल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 370 और 400 पार 30 सीटें एनडीए को दी हैं। अब उसमें बिहार में भी जेडीयू का नुकसान हो रहा है और महाराष्ट्र में भी शिवसेना का नुकसान हो रहा है, तो 30 सीटें भी नहीं मिलेंगी एनडीए को, मतलब एक्सेप्ट बीजेपी। देखिए, महाराष्ट्र और बिहार दोनों की सिचुएशन सेम ही है। आपने प्रधानमंत्री ने 30 सीटें दी है एनडीए को, और उसमें दो बड़े राज्य बिहार और महाराष्ट्र दोनों ही बड़े राज्य हैं। मुझे नहीं पता किस स्टेटमेंट की बात करें, पर मैं आपकी बात बताऊं। एक रिजल्ट तो पहले से ऑलरेडी आउट हो चुका है। अब 100 सीटें भी नहीं बची हैं खुलने लायक जी। 90 सीटें हैं टू बी एग्जैक्ट, जो भी सर्वे में आना बाकी है। 6 बजे यूपी देखना मत भूलिएगा आप, यूपी देखना मत भूलिएगा। लेकिन जो हमको ये अभी तक का सर्वे बता रहा है वो ये बता रहा है कि कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी अपने इंडिविजुअल फिगर 303 जो 2019 में था उसको पार कर रही है, और एनडीए के लिए जो 352 के करीब था 2019 में वो भी बीट होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडिविजुअली बीजेपी 370 या एनडीए 400 वो शायद अभी की परिस्थिति में मुमकिन नहीं है। देखिए, यदि बीजेपी को खुद से 370 पार करना है, मुझे नहीं पता इसमें कैसा, लेकिन जहां पे उनके लिए ऑप्शन है, एल्बो रूम है, जहां पे अपनी स्टाइली बढ़ा सकते हो, उसमें महाराष्ट्र एक स्टेट है, बिहार भी है, बशर्ते जो महाराष्ट्र है, बिहार है, बंगाल का सर्वे हमने अब तक दिखाया, बंगाल है, तमिलनाडु है। मानेंगे नहीं, विजय सर नहीं मानेंगे, तमिलनाडु में उनकी मैच नहीं करती है हमारी। आप बताइए ना, आपको लगता है मुमकिन है? आप जमीन पर देख कर आए, आपको लग रहा है 370 भी मुमकिन है? मैं अपना कमेंट इस पे अभी रिजर्व करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें अभी 2-3 और सर्वे करना चाहता हूँ। मैं उसके लिए अभी रिजर्व करना चाहता हूँ। मतलब आप रिजर्व कर रहे हैं 370 को कि अभी नहीं कर पा रहे, बोल पा रहे, ये कह रहे हैं? मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। विजय जी बोल सकते हैं कि 370। विजय जी बताएं, बीजेपी को 370 आ सकती है? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? मैं बस आपको स्कोप नहीं दिख रहा, जो स्कोप नहीं दिख रहा, मुझे स्कोप नहीं दिख रहा। मतलब 370 का मतलब है कि 100% वेव हो। 370 सीटों का मतलब होता है 100% वेव जब होगी तब भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट। मे भी हम लोग साउथ में हमने जितने राज्य दिखाए हैं वहां तो कोई फायदा नहीं हुआ ना सर। कर्नाटका को छोड़ दें तो बाकी आपने 5 सीट तमिलनाडु में दी है, 4 सीट आपने केरल के अंदर दी हुई है। आपने कुल मिलाकर 5 सीटें बढ़ाई है, पूरे साउथ में केवल 5 सीटें बढ़ाई है, तो 5 सीटों से 65 सीटें नहीं बनती ना। वो जो बोलना चाहते हैं देखिए बड़ा साफ है। मैं आपको बताऊं कि साउथ में जब तक आप विभिन्न राज्यों में 10-10 सीटें नहीं निकालते हैं तब तक जो है 370 पहुंचना ये मुमकिन नहीं है। देखिए, यही अच्छी बात है इस सर्वे की। ये सर्वे जो है ये ध्यान में रखकर नहीं किया गया कि आपको 370 किसी को पहुंचाना है। जो ग्राउंड पे दिख रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी आज की परिस्थिति में एक रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में आएगी, इसमें सर्वे में तो कहीं कोई शक दिखाई नहीं दे रहा। नरेंद्र मोदी और ताकतवर होकर के लौटेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव की अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने जा रही है, एनडीए और मजबूत होने जा रहा है और लगातार तीसरी बार अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी। अगर ऐसा नतीजा उनको मिल रहा है तो ये भारत के इतिहास में दर्ज होने लायक एक आंकड़ा होगा, जो अगर यही सर्वे का नतीजा 2024 के इलेक्शन में भी आपको दिखाई देता है तो। बिल्कुल। देखिए, सीट वाइज अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हरा रंग जहां जहां पर दिख रहा है उस सीट की अगर बात करें, शिरूर सीट का जिक्र बार बार राहुल जी आप कर रहे हैं, जो कि एनसीपी जीतेगी, शरद पवार गुट। इस सीट का क्या समीकरण आपको नजर आ रहा है? देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें जैसे सभी पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि बीजेपी अपने पे तो ठीक है, लेकिन जो अलायंस पार्टनर हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इस सीट को लेकर दोनों लड़ रहे हैं। इसमें यहाँ तक लड़ाई है कि जो है एकनाथ शिंदे जाके वहाँ रैली कर देते हैं और जो है अजीत पवार रोकते रहते हैं कि ये ना हो। तो अगर इस तरह के अलायंस पार्टनर्स की हरकत होगी तो नेचुरली इस तरह की सीटें जो है आप हारेंगे। अमोल कोल्हे वहाँ से सांसद है शिरूर से। अमोल कोल्हे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप के हैं। वो शरद पवार के साथ एक सीट छूट गई बात करने के लिए, औरंगाबाद का भी जिक्र करना चाहिए। एमआईएम की सीट, एमआईएम हालांकि मुश्किल से जीती थी एमआईएम ने ये सीट। नहीं, इसके कारण जीती थी। बेसिकली वहां से हर्षवर्धन यादव शिवसेना के जैसा वो निर्दलीय खड़े हो गए थे, उन्हें टिकट दिया नहीं था तो वो निर्दलीय खड़े हो गए थे और 1.5 लाख से ज्यादा वोट ले गए थे। इसके कारण वहां पे शिवसेना हार गई थी और उसी कारण वहां पर औरंगाबाद पर एआईएम जीत सकी थी। अदरवाइज वो सीट तो शिवसेना की कंफर्म थी। बिल्कुल, मार्जिन भी बहुत कम था, मार्जिन रहा औरंगाबाद में।
तो देखिए, महाराष्ट्र की बात भी हमने कर ली। एनडीए 35 सीटें जीत सकता है, 48 में से इंडिया अलायंस 13 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बात उत्तर प्रदेश की हम आपके सामने करने जा रहे हैं, अगर कुछ ऐड करना चाह रही हैं नहीं, all good. उत्तर प्रदेश में देखिए, हम लोग अब बढ़ने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, और यूपी की 80 सीटों में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या यूपी में इस बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर पा रहे थे कुछ वक्त पहले। 2014 का आप नतीजा याद कीजिएगा, 2014 में जब 73 सीटें एनडीए को वहां पर आई थी, जिसमें बीजेपी की अपनी 71 सीट थी, बहुत से लोगों को पहली नजर में उस पर यकीन नहीं हुआ था। क्या वैसा कोई करिश्मा यूपी में एक बार फिर होने जा रहा है, या उससे भी बढ़ चढ़कर जैसा कुछ लोग कहते हैं या बीजेपी दावा करती है, या यूपी के अंदर 80 में से 80 भी मुमकिन है जो नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं। यूपी अगर 2014 की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है, हम बार बार 2014 की बात इसलिए कर रहे हैं कि उस चुनाव की तरह इस बार कोई अलायंस नहीं दिखाई दे रहा, या जो सबसे मजबूत अलायंस बन सकता था सपा बसपा का, वो इस बार नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस उस ताकत के साथ तो नहीं लड़ रहा है जो सपा बसपा के साथ आने से होता है। तो अब यूपी का सर्वे आपके सामने आने जा रहा है। नजर गड़ा के रखिएगा, यूपी की 80 सीटें किसकी ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो तस्वीर आपके सामने, यूपी की 80 में 80 सीट को इस वक्त बीजेपी टारगेट कर रही है, लेकिन आप यहां पर देखेंगे जो ये पूरी टैली दिखाई दे रही है, उसमें से एक आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी के पास, उसके बाद पूरी टैली जो आपको दिखाई देगी वो भगवा रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। उसके बाद मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर एक हरा रंग आपको दिखाई देगा। यानी कि पूरी 80 में से 78 सीटें इस वक्त बीजेपी उनके सहयोगियों के पास। जो करिश्मा सौरभ थोड़ी देर पहले आप ये कर रहे थे कि उस वक्त जितनी सीटें बीजेपी ने जीती थी वही अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला था। ये जिक्र कर देना जरूरी है मीनाक्षी के 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जो 2 ग्रीन बत्ती आपको जलती हुई नजर आ रही है, मैनपुरी में अभी होल्ड किया हुआ है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर से दिनेश लाल निरहुआ पर ही अपना दाव भारतीय जनता पार्टी ने चला है। तो आजमगढ़ की सीट जो अभी तक इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आजमगढ़ पर चर्चा ये है कि अखिलेश यादव भी यहां पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो कुल 51 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, और उसी हिसाब से आप ये टैली भी देख सकते हैं। बहुत कोई चांस नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। सिर्फ बड़ी खबर ये है कि जो 370 का आंकड़ा था, 378 इस टैली में दिखाई दे रहा है। अब एनडीए 400 प्लस होगी या नहीं वो नहीं पता, लेकिन 378 तो दिखाई दे रही है। एनडीए को 378 सीटें मिल सकती है, ये इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल बता रहा है। बीजेपी अपने दम पर 335 सीटें जीत सकती है। ये फाइनल टैली इस वक्त आपके सामने है। कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट सकती है, और गठबंधन के साथ इंडिया अलायंस 98। ये फिगर इस वक्त बहुत से लोगों को यकीन नहीं हुआ शायद इस आंकड़े पर। ये जो इंडिया टीवी का सर्वे इस वक्त आप देख रहे हैं, हैरान कर देने वाला सर्वे का नतीजा आज आया है सामने। 378 एनडीए को मिल सकती हैं। आज के हालात में अगर चुनाव हो तो देश में प्रचंड मोदी लहर के सबूत इस सर्वे में कम से कम दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सुनामी आप कह लें, लहर आप कह लें, वो देश के अंदर दिखाई दे रही है। इसमें राम मंदिर का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, लेकिन पूरे देश में एक नाम गूंज रहा है, और वो नरेंद्र मोदी। ये कहने में कोई गुरेज हमें नहीं करना चाहिए। इंडिया गठबंधन केवल 98 सीटों पर सिमट सकता है, और कांग्रेस पार्टी 14 और 19 के बाद उससे भी कम सीटों पर जाकर के हो सकता है इस बार ठहर जाए। केवल 37 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी, ऐसा हमारा सर्वे इस वक्त मान रहा है। बीजेपी अपने दम पर 335 सीटें जीत सकती है। रिकॉर्ड 335 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं अपने दम पर। ये फिर भी जो 370 नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य दिया अपनी पार्टी को, उससे 35 सीटें कम है। लेकिन आप सोच करके देखिए, तीसरी बार अपने लिए मैंडेट लेने जब जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जनता बढ़ चढ़कर पिछले चुनाव से ज्यादा वोट उनको कर सकती है, ऐसा हमारा सर्वे जो है इस वक्त आपको बता रहा है। 335 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 378 एनडीए को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर लेकर के आया यह सर्वे। 37 सीटों पर केवल जाकर मात्र टैली रुक सकती है कांग्रेस पार्टी की। और उत्तर प्रदेश में उसमें खबर यह है कांग्रेस के लिए हेडलाइन कि रायबरेली की सीट भी कांग्रेस रायबरेली सीट भी आपने छोड़ दी है। एक रायबरेली सीट भी कांग्रेस को नहीं दे रहे। टैली पर एक बार नजर डालें। बीजेपी 335 सीट इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी पिछली बार से भी कम। पिछली बार जब 52 सीटें मिली थी, इस बार उससे भी कम। 37 सीटों पर रहकर सिमट जाएगी कांग्रेस पार्टी, यानी कि 15 सीटों का सीधा 2014 से भी कम हो गया। 2014 से भी कम हो गया जब 42 पर थी वो।
कम होते चले जा रहे हैं। इतिहास में सबसे कम हो गई सीटें। जी इतिहास में सबसे कम सीटें, सही कहा आपने। कांग्रेस शायद अपने इतिहास के सबसे कम स्कोर पर रहे। आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर जा सकती है। इसमें पंजाब से आ रही है सारी सीटें। तृणमूल कांग्रेस पिछली बार से एक कम 21 सीटों, लेकिन विपक्ष का एक बड़ा मजबूत धड़ा तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी हो सकती है। समाजवादी पार्टी 5 से घटकर 2 पर आ सकती है, 2 पर केवल टैली रुक सकती है सपा की। बसपा की आप बात करें तो बहुत बड़ा नुकसान, 10 सीटें पिछली बार आई थी, उस बार 0, 1 सीट पर भी खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है बसपा का। आरजेडी बढ़ रही है इस बार, पिछली बार एक भी सीट नहीं थी लोकसभा में, इस बार 4 सीटें उसको मिल सकती हैं। जेडीयू को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जितना नुकसान जेडीयू को हो रहा है लग रहा उतना ही फायदा इस वक्त आरजेडी को हो रहा है। यहाँ पे +4 या -4 हो रहा है। मेरा ये कहना है कि ये ओपिनियन पोल तब का है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी पूरी सेना के साथ अभी चुनाव प्रचार के अभियान में उतरे नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी पूरा चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो मुझे लगता है कि इसके अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा और सीट बढ़ जाती है तो विपक्षी क्या स्थिति है उससे अंदाज लगाया जा सकता है। कितनी सीटें आप बढ़ाएंगे? 378 तो अभी हम एनडीए का दिखा रहे हैं, आप कितना और प्लस कर देंगे इसमें? देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आज के इसमें जो 335 सीटें मिल रही है, मुझे लग रहा है अभी भी 15 सीटों की गुंजाइश है। भारतीय जनता पार्टी 340 सीटों पर जा सकती है। विजय जी, मुझे आपको लग रहा है कि अभी मोदी जी को प्रचार में निकलना है, अभी इंडिया गठबंधन की भी रैलियां होंगी, ये नहीं आपने कहा कि उनकी सीटें भी बढ़ सकती हैं? रैली तो करेंगे, उनकी सीटें कम होते चले जाएंगे। जिस तरीके से बयान आ रहे हो टीएमसी में, जिस तरह से बंगाल के अंदर चल रहा है, मुझे लग रहा है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने वाली है और ये 340 तक भारतीय जनता पार्टी। पटना में हमने देखा भीड़ तो जुटाई, लेकिन एक बयान कहीं भारी ना पड़ जाए पूरे विपक्ष की रणनीति। क्या फिनोमिना है विजय जी कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी अगर चेहरा है देश के सामने तो जनता बढ़ चढ़कर पिछली बार से भी ज्यादा इस वक्त उनका झुकाव दिखाई दे रहा है। ये पूरा चुनाव, हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि नरेंद्र मोदी का चुनाव है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसका एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मोटे तौर पर ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए है और उन्हीं की जीत को आप ये पूरा क्रेडिट दे सकते हैं। हालांकि इसमें मुझे, जैसे समीर साहब कह रहे हैं 15 सीटों की गुंजाइश है, मुझे भी 15 सीटों की गुंजाइश दिख रही है, लेकिन वो कम होती हुई दिख रही है। 320 सीटें मैं कहता हूं, नहीं मैं तो कह रहा हूँ ये ऐतिहासिक है। मान ले अगर आपकी मैं उस पर वो केवल फिगर पर ऐसे चर्चा कर रहा हूँ और उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं है कि जब वो तीसरी 320 सीटें आती हैं वो ऐतिहासिक होगा एक तरह से कि तीसरी बार आप सरकार बना रहे हो और लगातार सीटों का नंबर बढ़ रहा हो। और उसमें भी मेहरबानी यह है कि जो सहयोगी हैं, यदि उनके हाथ थोड़े से खुले हुए होते, कुछ और मदद हो जाती तो शायद वो बढ़ जाता है। ज्यादा नुकसान जो हो रहा है, अगर ये नतीजा आता है मई में, जब हम लोग देखेंगे, जब चुनाव के फाइनल रिजल्ट होगा हमारे सामने लोकसभा का, क्या उस वक्त आप कह पाएंगे कि अगर ये नतीजा नरेंद्र मोदी लाते हैं तो शायद देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं? नहीं, मैं इसको नहीं मानता कि वो नहीं भी लाते तब भी अभी इस समय वो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, क्योंकि चुनावों में बहुत सारी गणित होती है, कई बार और चीज़ें होती है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं कि बीएसपी का क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। मैं तुलनात्मक बात कर रहा हूँ, सबसे लोकप्रिय होंगे, सबसे लोकप्रिय, नेहरू जी से भी लोकप्रिय, इंदिरा गांधी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर आप कह सकते हैं। यदि ये नहीं भी आए, इससे कम भी हो, तब भी मैं उसमें कोई मेरा कहना है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती है तो जो हम लोगों की चर्चा करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होता है, तो मुझे लगता है उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी का शब्द डिक्शनरी से गायब हो जाएगा कि किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, कैसे प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। लगातार 3 बार 282, 303 और 335 सीटें लाना मुझे लगता है कि मतलब अभूतपूर्व है। और अभी भी समीर जी ये कह रहे हैं भावेश कि ये और इंक्रीज हो सकता है, 335 से और ऊपर जा सकता है। मेरे ख्याल से देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा बढ़ सकता है या घट सकता है, लेकिन यदि बीजेपी को अपनी टैली बढ़ानी है तो स्कोप कहाँ पे मैं उसकी बातें कर सकूँ। देखिए बंगाल में सर्टेनली एक स्कोप है बीजेपी के पास कि वहाँ पे अपनी टैली बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो सीए का अनाउंस करे। उड़ीसा में अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं, जो होने जा रहा है, तो बिल्कुल उसका असर होगा। मैं कह रहा हूँ उसका असर होगा। उड़ीसा में अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं क्योंकि 5 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे 2019 में बीजेपी और बीजेडी में बहुत कम का अंतर था, बीजेडी जीती थी। उसके बाद जैसे हम लोग बात करें साउथ में, हम लोग बहुत ज़्यादा कम डिस्कशन करते हैं दिल्ली में बैठ के, लेकिन मैं कह रहा हूँ साउथ में एक बार लोगों को सीट बाय सीट डिस्कशन करना चाहिए और देखना चाहिए कि साउथ में जरूर बीजेपी इस बार अच्छी सीटें लेके आ सकती है। अब आपको थोड़ा और खुलने की जरूरत है। देखिए भावेश, आपने जब 335 सीटें एक पार्टी को दी हैं, ये आप अपने नजरिए से, पोलस्टर के नजरिए से कंजर्वेटिव सर्वे मानते हैं या एग्जैक्ट सर्वे मानते हैं? मतलब जो दिखा वो बता दिया, या थोड़ा कंजर्वेटिव? कई बार होल्ड करके चलते हैं, कई बार आपको बहुत सारे पोलस्टर्स जो है, जैसे उसमें लगता है कि वो जो दिखाई दे रहा होता है
उसको थोड़ा सा होल्ड बैक कर लेते हैं। क्या ये वैसा सर्वे है? देखिए सौरभ, ना तो मैं कंजर्वेटिव हूँ और कुछ भी ना। आपको मध्य प्रदेश में याद होगा कि मैं इकलौता और एक और थे जिन्होंने 160 सीटें बीजेपी के दिखाई थी। बहुत कम लोग, बहुत सी बीजेपी के लोग भी नहीं मान रहे थे उतनी सीटें आ सकते। फिलहाल आज के माहौल में अभी की बात करें, मई की बात नहीं करें, मई में क्या होने जा रहा है, अभी के हिसाब से जो स्विंग इलेक्शन है बीजेपी के फेवर में है। यदि एक पोलस्टर इसको प्रिडिक्ट करेगा तो 320 से 350 प्रिडिक्ट करेगा, समझे ना? एक रेंज में तो 350 एक रेंज देगा, एक वो ठीक है, एग्जैक्टली। तो वो एक रेंज में यदि हम प्रिडिक्ट करेंगे उसे तो 350 तक इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो स्विंग में है ना, कोई बहुत बड़ा फरक नहीं पड़ रहा 320 से 350 को लेकर। लेकिन 320 से 350 आएगा तो कांग्रेस सबसे कम स्कोर पर होगी अपने उसमें हिस्ट्री में। राहुल जी, आपकी रेंज कहां तक बीजेपी के लिए? अगर आप इसको बड़े साफ तौर से एनालाइज करेंगे तो देखिए, अगर आप 2019 का चुनाव या 2014 के चुनावों को देखेंगे तो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है विभिन्न राज्यों में, जो उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य आप मान लीजिए, उनमें स्ट्राइक रेट लगभग 85% के आसपास था। तो उन्होंने बहुत अच्छा सा वहाँ चुनाव लड़ा था। कई जगह पे वो बहुत ज़्यादा पीक्ड हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हमने गुजरात, हिमाचल, ये सारे पीक्ड हैं। तो देखिए, चुनौती जो है बीजेपी के सामने ज़्यादा बड़ी है कि वो अपनी वो सीटें बचा के रखे। देखिए, ये चुनौती दूसरे को तो पता है हमें कि कांग्रेस जो है वो, अगर 1991 से अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे, अभी मैं उससे पीछे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि 1984 के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने 414 सीटें। कांग्रेस अभी कह सकती है इस बात को कि अभी हमारे पास रिकॉर्ड है सबसे बड़ा 414। तो उसके बाद अगर आप 1991 से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जो है 2009 का है कांग्रेस का, लगभग 198 सीट्स जो आई थी। तो कांग्रेस का ढलान पे चीज़ें हैं। और पर मैं ये मानता हूँ कि देखिए, अभी जो है इस वक्त साफ दिखाई देता है कि बीजेपी जो है वो इस चुनाव को जीतने जा रही है। 272 सीटें तो आने ही जा रही है। लेकिन क्या है, पॉलिटिक्स एक साइकिल है। आप ये कह दें कि अगर कांग्रेस इतना नीचे चली गई है तो वो पूरा ही खत्म हो जाएगी, ऐसा चुनाव मतलब इतिहास में होता नहीं। 37 सीटें अगर लेकर आ रही है इतिहास में, अपने इतिहास में सबसे कम। विजय जी, इसके पीछे के रीजन क्या है? आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शेर है वाले आप। तुमने बहुत पते का सवाल पूछा है, जब तक जवाब ना आए छोड़ना मत। आज तो राहुल जी को आलू भी दिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। इसमें कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, कांग्रेस की लीडरशिप सबसे बड़े जिम्मेदार है। और जिस तरह से संगठन लगातार कमजोर होता गया है, अब तो हमें परेशानी क्या है, ये कम क्यों हो रहा है? जर्नलिस्ट की तरह, लीडर की तरह नहीं, संगठन जो है बहुत कमजोर हुआ है और लीडरशिप तो है ही नहीं ना। लीडरशिप अगर होती तो ये सारा, जिस तरह से इंडिया गठबंधन का पूरा बिस्तर गोल हुआ है और लगातार, और इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। हम डे 1 से इस बात पर मैं जिक्र किया कि इंडिया गठबंधन में नुकसान होगा, कमजोर होगी तो वो केवल कांग्रेस की वजह से होगी। और जितनी ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को मिलेगी उतना ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन का होगा। आप देखिए, सारे जो क्षेत्रीय दल है, नहीं विजय जी डायरेक्ट पूछ रही हूँ, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन पार्टी का तो ऐसा लग रहा है न्याय की घड़ी चल रही है, जनता साथ ही नहीं दे रही है। न्याय यात्रा वो चुनाव के लिए निकाल ही नहीं रहे ना, वो अपने उसके लिए निकाल रहे हैं। तो जिस काम के लिए नहीं निकाल रहे उसका रिजल्ट को, जैसा एक चीज मैंने कहा कि ये स्थिति, काम क्या है? एक स्थिति ये है कि जैसे एग्जाम आ रहे हो और एग्जाम के मतलब पेपर शुरू होने वाले और आप कहें नहीं मैंने जिम ज्वाइन कर लिया क्योंकि हेल्थ भी तो जरूरी है। ये वैसी न्याय यात्रा है, हेल्थ जरूरी है लेकिन एग्जाम के दिन से पहले आप यदि जिम ज्वाइन कर लेंगे तो वैसे ही आप चुनाव के वक्त नॉर्थ से कांग्रेस पार्टी साफ हो चुकी पूरी तरीके से। उत्तर नॉर्थ मतलब 80 से सीटों पर उत्तर प्रदेश यदि आप 0 कर रहे हैं, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। राजस्थान 0, गुजरात 0, एमपी 0, दक्षिण में भी कमजोर हो गई कांग्रेस। दो आपने जैसा कहा था, 2 प्रदेश जहां से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को आई थी, उसमें एक केरल था और दूसरा पंजाब था। दोनों जगहों पर सीटें और रायबरेली में जैसे विड्रॉ किया, उससे ऐसा लगता है कांग्रेस को कहते हैं कि आपके सर्वे की क्या जरूरत है, हमें खुद पता है। अच्छा, अमेठी में तो अब स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं, टिकट घोषित हो गया है, तो लग रहा है आपको कि अमेठी में अब हिम्मत होगी कांग्रेस की कि चलिए उतार देते हैं गांधी परिवार से किसी को? गांधी परिवार से उतारना, लेकिन वो लड़ाई ही नहीं लड़ रहे ना। देखिए, लड़ाई लड़ना ही जिसको है ना, मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ कि शिद्दत से लड़े। आप इस बात को समझ लीजिए कि जो पार्टी 2 सीटों के बाद भी 303 पर और आज 335 पर पहुंच रही है, वो शिद्दत की लड़ाई है। वो केवल ऐसा नहीं है ना कि आपने हार गए तो 37 सीटों वाली पार्टी किसी जमाने में आ जाए तो आ जाए, लेकिन आप लड़ाई ही नहीं लड़ रहे। आप 414 से 37 पर आ गए और वो 3 से 2 से वहां पर आ गए। 3 अगर हम खुल के बात करें, चर्चा क्या होती है कि नरेंद्र मोदी बहुत लकी हैं कि उनके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो कमजोर हैं, और दूसरी ओर से भी ये कहा जाता है
कि राहुल गांधी बड़े अनलकी हैं कि वो उस दौर में राजनीति कर रहे हैं या उस दौर में वो अपनी पार्टी के सर्वे सरवाएं जिस दौर में नरेंद्र मोदी। दोनों तरफ से देख सकते हैं। देखिए, मैं इसको इस तरह से नहीं एनालाइज करूंगा। देखिए, बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो है, बहुत पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी को मानता था जो इसकी इतनी मास अपील हो इस नेता की, अब जो है नरेंद्र मोदी हैं जिनकी इतनी बड़ी मास अपील है। ऐसा नेता होना बहुत मुश्किल होता है पार्टियों में। और अगर कांग्रेस पार्टी की भी हम बात करें तो मैं मानता हूं कि ऐसी मास अपील या तो इंदिरा गांधी की रही होगी या जवाहरलाल नेहरू की रही होगी, और उतनी मास अपील वाले नेता हुए नहीं हैं कांग्रेस में भी। तो एक मास अपील वाला नेता और एक दूसरा नेता जो उनके साथ है अमित शाह, वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझने वाला, इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें बीजेपी में पहले अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी दिखाई। लेकिन उसमें एक बड़ा फर्क है राहुल की वो एग्रेशन जो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में एग्रेशन का फर्क है, और संगठन मैनीफोल्ड बढ़ गया है। आज 20 करोड़ मेंबर्स की पार्टी हो गई। अब तो कुछ नहीं होता ना, ये करना ये तो मैंने कहा कि शिद्दत से जो लड़ना होता है, जो एक्सरसाइज मैं उसको उसी तरफ लेके जा रहा था कि अब संगठन भी बड़ा है और बीजेपी की जो चाह है या जो भूख है, मैं ये कहूँ कि सत्ता में और राज्यों में आने की, वो भी बड़ी है। इसीलिए आपको ये दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री जो है दक्षिण में जाकर भी कोशिशें कर रहे हैं, या बीजेपी का संगठन दक्षिण में जाके कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं किया गया है। केरल में आरएसएस का जिस तरह का संगठन है हम जानते हैं, लेकिन वहां पे क्या सर्ज हो पाया या क्या उभार हो पाया, नहीं हो पाया। अब क्या हो रहा है कि बीजेपी क्रिश्चियन वहां पे जो समुदाय है उसको अपने साथ जोड़ रहा है, या बाकी सारी जो चीजें कर रहा है, तो उससे दिखाई देता है कितने एग्रेसिव हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं। तो इसी का परिणाम है कि इस तरह की ये तो सवाल हुआ जैसा आपने कहा, ये तो भूख का सवाल है। ये एक पार्टी ऐसी है जो कि खुद 300 सीटों पर बैठी है, लेकिन तब भी बेचैन है कि मैं कौन सी सीट हार गई, वहां और जोर लगाओ जाकर के। दूसरी ओर आपको वो पार्टी प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने की जरूरत 335 करने के लिए नहीं है, लेकिन वो हर कोशिश जो होती है। एक बड़े पत्रकार ने अभी हालिया एक आर्टिकल लिखा, मैं नाम भी ले सकता हूं, वीर सांघवी, आप पुराने परिचित भी होंगे। उनका कहना यह है कि कई बार ऐसा होता है, कोई फेज आता है किसी राष्ट्र के सामने जब हमें लगता है कि विपक्ष है ही नहीं, या विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा, या विपक्ष को जैसे लड़ना चाहिए वैसे नहीं लड़ रहा। लेकिन हकीकत यह होती है कि सामने इतने विशालकाय कद का एक नेता आ जाता है कि उसके सामने किसी की चलती नहीं है। तो जरूरी नहीं है, उनका कहना ऐसा था कि भाई शायद हमें लगता हो कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस की हालत ये हो गई है, या ममता बनर्जी नहीं कर पा रही है, ममता बनर्जी में उतना दम नहीं है जितना होना चाहिए था। मे बी नरेंद्र मोदी इतनी टावरिंग फिगर है कि ये लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। देखिए, मैं इसमें मेरा ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार अगर 335 सीटें आ रही है तो यह प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के कारण आ रहा है। अगर कांग्रेस की 414 सीटों से हम 14 तुलना करते जो 1984 में आई थी, तो वो बेसिकली शोक सभा की सीटें थी। इंदिरा गांधी की हत्या के कारण सहानुभूति जो जीती, उसके कारण कांग्रेस को इतनी सीटें आई थी, किसी नेता की लोकप्रियता के कारण नहीं आई थी। प्रधानमंत्री मोदी अपने काम पे, अपनी लोकप्रियता के आधार पर 282, फिर दूसरी बार 303 और तीसरी बार 335 सीटें लेके जा रहे हैं। ये बताता है कि जनता से उनका जुड़ाव कितना है, जनता के बीच कितना काम किया है, उनका इंटरेक्शन कैसा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। मुझे लग रहा है इंदिरा गांधी भी इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी के सामने टिकती नहीं है। 3 बार लगातार इंदिरा गांधी को भी हम सर क्लियरली तुलना कर सकते हैं। मुझे लगता है हम उस दौर में आ गए हैं। बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू, हम लोग तुलना किससे करते हैं लोकप्रियता में? अगर आज नरेंद्र मोदी करना हो, जवाहरलाल नेहरू से आप कर सकते हैं, इंदिरा गांधी से आप कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उस वक्त उनको वो एक पेडेस्टल मिला वो एक लेगेसी को आगे बढ़ा रहे थे। कांग्रेस थी भी नहीं। इंडिविजुअली शायद केवल एक इंदिरा गांधी थी जिनको आप ये क्रेडिट दे सकते हैं, अपने दम पर कुछ कमाया। लेकिन वो भी 3 बार नहीं रही ना सर। बिल्कुल नहीं रही। नेहरू लगातार, इसलिए मैंने कहा कि इंदिरा गांधी हार गई। क्या हमें ये कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी भारत के आजाद इतिहास के सबसे बड़े नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है। नेहरू भी 3 बार चुनाव जीते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 बार नहीं जीते, लेकिन उस आजादी से के तुरंत बाद की जो राजनीति थी ना, वो अलग तरह की थी। उस समय देश में सब लोग केवल कांग्रेस को ही समझते थे, और नेहरू बड़े टावरिंग लीडर थे, तो उनकी लोकप्रियता नहीं थी, वो एक दूसरे पेडेस्टल पर थे। वो जमाना ही अलग था। लोकप्रियता का जमाना हुआ इंदिरा गांधी के साथ से शुरू, जहां इंदिरा गांधी ने फाइट करके एक तरह से लड़ाई, भले ही आप कह ले परिवारवाद है, लेकिन उन्होंने फाइट की, कांग्रेस को तोड़ा, कांग्रेस बनाई और सब किया। और इंदिरा गांधी की ताकत आपको 71 में नहीं समझनी चाहिए जब बांग्लादेश बनाया गया। इंदिरा गांधी की ताकत समझनी चाहिए जब 1980 में वो बाउंस बैक उन्होंने किया।
वो भी एक बड़ा काम था। 1984 को मैं इलेक्शन नहीं मानता, जैसे काम मैं है। 1980 की इंदिरा गांधी, 2024 के नरेंद्र मोदी, कौन ज्यादा ताकतवर है? 1980 में नरेंद्र मोदी, उसमें कोई, लेकिन वो बाउंस बैक उन्होंने मैं किया। राहुल गांधी के लिए कर दूं क्योंकि हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं इंदिरा गांधी इस चीज को लेके, इंदिरा गांधी का BJP के जिक्र मैं राहुल गांधी के लिए कर रहा हूँ कि जब इंदिरा गांधी बाउंस बैक कर सकती है इमरजेंसी के बाद, उतनी खराब स्थिति राहुल गांधी की कभी नहीं रही। राहुल गांधी विलेन के तौर पर नहीं थे, इंदिरा गांधी विलेन थी। ठीक है, मेरा भावेश 1980 में इंदिरा गांधी की जो लेकिन नरेंद्र मोदी जब तक चुनावी सीन पर है, कोई स्कोप दिखता है आपको राहुल गांधी के लिए? ये नरेंद्र मोदी के साथ रेफरेंस में करो, मैं वैसे ही राहुल गांधी का कोई स्कोप नहीं देख रहा। आप मतलब आप वैसे मुझे ही मानने लगा को एक बार के लिए आप स्पीचलेस रह गए, लेकिन भावेश देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशन करें कि लोकप्रियता। देखिए एक आपके पास एक सीधा साधा डेटा है, उसको देखिए। 1984 में जब कांग्रेस 414 सीटें लेके आई थी, 46% सीट वोट लेके आई थी, उसका वोट जो था, टोटल नंबर ऑफ वोट था लगभग 11 करोड़ के आसपास था। कांग्रेस 1984 के बाद 2019 में जिसको वोट मिली थी वो लगभग उतनी वोट मिली, 11 करोड़ वोट मिल रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए फासला कितना है। बीजेपी को उस टाइम 2 करोड़ से कम वोट मिली थी, आज के डेट में बीजेपी का वोट देखिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्योंकि 96 करोड़ के आसपास वोट टोटल वोट इस बार होने वाले हैं और बीजेपी का टारगेट है कि उसको 50% वोट चाहिए। 50% वोट चाहिए तो आप मान के चलिए कि बीजेपी को लगभग 45 करोड़ वोट अपने मिलने वाले हैं। आप सोचे मतलब जो पार्टी 2 करोड़ 1984 में लेके आई थी, अभी उसको 45 करोड़ का टारगेट है। जो पार्टी 11 करोड़ 1984 में लेके आई थी वो आज के डेट में यही मैं इसमें एक ऐड करता हूं। देखिए आप जब ये बात करते हैं कि क्या ऑपोजिशन लड़ नहीं रहा है, तो राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं। देखिए अगर राहुल गांधी लड़ रहे होते तो मुझे लगता है वो अखिलेश यादव वो लड़ रहे हैं कभी पत्रकारों से। नहीं मैं पूरा कर देता हूं। जैसे अखिलेश यादव चुनाव तो लड़ रहे हैं ना, हारे या जीते, तेजस्वी यादव कोशिश करते दिखाई देते हैं आपको, ऐसा तो नहीं है वो दोनों कोशिश नहीं करते हुए दिखाई देते। यहाँ राहुल गांधी कोशिश करते हुए दिखाई नहीं देते। यात्रा निकाल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी छवि को शायद सुधारने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। उतने यात्रा का प्रभाव चुनावों पे होगा ऐसा दिखाई नहीं देता। तो मुझे लगता है कि अगर वो संगठन को लेकर या बाकी अपने नेताओं के साथ कोशिश करते तो शायद ये महाकाल के दर पर राहुल गांधी, महाकाल के दर पर है। अब जो बचा सकते हैं वही है वो। हाँ वो है महाकाल, अगर बचाएंगे तो बचाएंगे। नहीं राहुल जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आपने कहा राहुल गांधी लड़ते हुए नहीं दिखाई देते इसलिए ये हाल हुआ कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का ये हाल है। मैं कह रहा हूं लड़ भी लेते तो क्या हो जाता? आपको नरेंद्र मोदी से लड़ना है। देखिए मैं फिर उस को अलग तरीके से बात, वो अलग है जो नहीं लड़ते अगर हार ही जाते हैं। लड़ना जरूरी है। जो तेजस्वी है, तेजस्वी खड़ा हो गया ना, और इसलिए मैंने कहा, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी है इसलिए राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी लड़ ही नहीं रहे, इसलिए नरेंद्र मोदी पर आरोप मत जड़िए कि उनकी वजह से राहुल की यह हालत है। राहुल की हालत खुद की वजह से, मतलब मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा, एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर वो लड़ाई ही नहीं लड़ रहे। लड़ाई लड़ते हैं तो खड़े होते हैं। सिलेक्शन ऑफ मुद्दे जो है राहुल जी, वो भी तो शायद जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है ना विपक्ष। बिल्कुल सही बात है। मैं इसका एक पहलू बताता हूँ आपको। क्या होता है कि इस वक्त दो पार्टियां कौन सी हैं जिनका जनाधार पूरे देश में, एक है कांग्रेस, एक बीजेपी। पूरे देश का जनाधार है, पूरे देश में काडर है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का काडर खत्म हो गया है। अगर आप स्टेट वाइज भी जाएंगे तो उनको आपको वोट शेयर दिखाई देगा, जितना कम जितना ज़्यादा हो वोट शेयर दिखाई देगा। ऐसे में ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि अगर वहाँ पर एक अच्छा नेता होता तो वो एक सशक्त ऑपोजिशन के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होता। अब ये तो हम सभी मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी एक टावरिंग लीडर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि कोई इतनी टावरिंग पर्सनैलिटी हो या इतनी बड़ी पार्टी हो या बड़ी बन जाए तो उसके सामने जो विपक्ष होता है वो इतना कमज़ोर दिखाई देता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी और जो गांधी परिवार है उन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। वो कहीं अपने जो अपना सम्मान है या मैं उसको बोलूँ जो उनका अहम है उसको ठेस नहीं पहुँचाना चाहते कि अगर रायबरेली और अमेठी में लड़ेंगे और हार जाएंगे तो क्या होगा। ये जब सोचने लग जाते हैं नेता तो शायद मुश्किलें ज़्यादा बढ़ती। चलिए, तो आपने देखा ये इंडिया टीवी CNX का सर्वे आंकड़ा आपके सामने पूरे देश की 543 सीटों का आ चुका है। नरेंद्र मोदी आज के वक्त में इतने लोकप्रिय हैं कि एक रिकॉर्ड जीत की तरफ अपनी पार्टी को ले जाकर बढ़ते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। 335 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। एनडीए 378। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बुरी खबर, इतिहास के अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही पार्टी सबसे खराब नंबर पर जाकर टिकती हुई हमको दिखाई दे रही है। केवल 37 सीटें। आगे बातचीत जारी रहेगी बहुत से इस बड़े डेटा के बीच में और बहुत सी इंटरेस्टिंग डेटा छुपे हुए हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए देश का सर्वे इंडिया टीवी पर।